हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, समाज शास्त्र के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि इसका जो पाँचवा लेसन है, पाँचवें लेसन में हम लोगों ने औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो ग्रामीण समाज है उसका विकास कैसे होता है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं ग्रामीण समाज में, उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ में आपको याद भी करवाएंगे, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दो चीज़ कवर करेंगे। पहला आपसे यहाँ पे बन सकेगा सवाल बहुविकल्पीय और आपका अति लघु। तो आप एक पॉइंट याद करेंगे, दो टाइप के सवाल यहाँ से तैयार होंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय और अति लघु दोनों। ठीक है, आगे देखिए। पहला सवाल दोस्तों कवर करते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। अगर आपसे विश्व का पूछ ले तो विश्व का ध्यान में रखेंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है ये विश्व के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सभी जानते हैं हरित क्रांति जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया था। तो दशक में पूछे 1960 से 1970 दशक हो जाएगा। इसके बाद भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया था। दोस्तों यहाँ पे जो डेट लिखा गया है ये नरेगा से मनरेगा हुआ था 2 फरवरी 2006 को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो है मनरेगा या फिर आपसे पूछ ले कि जो है नरेगा, ठीक है, क्योंकि नरेगा का नाम ही मनरेगा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे मनरेगा या नरेगा कब अधिनियम आया था तो आंसर होगा जो है 2005 में। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, आप इसको पूरा समझने की कोशिश करिए। सर्वप्रथम नरेगा 2005 में आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तो इसमें सबसे पहला क्या नाम था इसका, नरेगा, और फिर इसके बाद 2 फरवरी 2006 को इस नरेगा को मनरेगा बना दिया गया था, यानी गांधी जी को समर्पित कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछता मनरेगा की स्थापना कब हुई थी, मनरेगा कब लागू हुआ था, तो जवाब होगा 2005 में। और आपसे अगर पूछेगा कि नरेगा से मनरेगा कब हुआ तो इसका जवाब होगा 2006 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे कवर करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा। तो आपको जवाब देना होगा पंजाब में, ठीक है, पंजाब प्लस हरियाणा में। तो पंजाब और हरियाणा में जो है हरित क्रांति का विकास का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रामीण समाज के 4 विशेषताओं का नाम लिखिए। अगर आप गाँव में रहते हैं तो गाँव की विशेषता आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। आप सभी जानते हैं गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कृषि पे भी जो है उनका पूरा विकास टिका होता है, कृषि पे वो निर्भर होते हैं। तो ग्रामीण समाज जो होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, वो कृषि क्षेत्र से या कृषि व्यवसाय से संबंधित होते हैं। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, ग्रामीण समाज में शहरी समाज की अपेक्षा सुविधाएं कम होती हैं। सभी लोग जानते हैं गाँव में सुविधा ज़्यादा होती है या फिर शहर में सुविधा ज़्यादा होती है। तो आपका जवाब होगा शहर में सुविधा ज़्यादा होती है। अगर आप मान लीजिए अगर शहर में सुविधा ज़्यादा नहीं होती तो गांव से लोग शहर में नहीं जाते। यही कारण है कि सुविधा होने के कारण लोग गांव से शहर में जाते हैं। तो गांव में सुविधा कम होती है, शहर में सुविधा ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट ले सकते हैं, यह जातीय व्यवस्था के जो व्यवस्था होती है उसका अस्तित्व पाया जाता है। मतलब ये होती है, जैसे मान लीजिए आपका गाँव है, आपके उसी गाँव में जो है अलग अलग पुरुए बटे होते हैं और उन पुरुओं में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। मान लो एक जाति ए है, एक जाति ये बी है, एक जाति ये सी है, एक जाति ये डी है। इस प्रकार से जाति जो है वो आपकी बटी होती है और एक ही गांव में जाति की भिन्नता जो है वहाँ पे पाई जाती है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ जातीय व्यवस्था का अस्तित्व पाया जाता है। चौथा पॉइंट ले सकते हैं इसमें, संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज में देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है जिसमें कई सारे भाई बहन माँ बाप सब मिलकर जो है एक ही साथ में रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर बंटवारा ना हो भाई भाई में तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाएगा जब एक में वो रहेंगे, हालांकि शादीशुदा होना चाहिए। इसके बाद पांचवा ले सकते हैं, ग्रामीण समाज में जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गाँव में भी
जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपका आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि एक ही क्षेत्र में 1 किलोमीटर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या का जो भार होता है, जनसंख्या का जो दबाव होता है एक ही क्षेत्र में, कुछ निश्चित क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में, तो उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ सकता है उदारीकरण की अवधारणा क्या है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अवधारणा का मतलब होता है थॉट, विचार क्या होता है, ठीक है। उदारीकरण से तात्पर्य नियमों या नियंत्रणों में ढील देने या फिर हटा लेने से है, जिससे आर्थिक विकास का बढ़ावा मिल सके। मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सरकार है, ठीक है, सरकार ने क्या किया, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, उस कंपनी में जो है कोई नियम लगाती है, ठीक, कंपनी के कुछ जो सरकार कुछ नियम होता है कि कंपनी जो है इतने कर्मचारी या फिर इतने मशीन या फिर जो है ये इतने जगह में होना चाहिए, तो उसका एक मापक होता है कंपनी के लिए। तो सरकार जो है उस पर टैक्स वगैरह जो लगाती है, अगर उस टैक्स को, ठीक है, सरकार उस टैक्स को कम कर दे या तो उसको हटा दे, तो उस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। वही यहाँ पे बात कही गई है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि भूमि सुधार से क्या समझते हैं। देखिए भूमि सुधार का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, पहला भूमि है, दूसरा सुधार है। सुधार का मतलब ये है, कहते हैं ना कि अपने बेटे को सुधार लो। अपने बेटे को इसलिए सुधार लो क्योंकि आपका बेटा बिगड़ गया है, ठीक है। तो अगर माँ बाप ऐसे कहते हैं कि भैया अपने बेटे को सुधार लो, तो बेटा बिगड़ गया है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि उसको सुधारने की ज़रूरत, उसमें कुछ कमियाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसे यहाँ पे भूमि लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पे मान लीजिए कोई भूमि है, उस भूमि पे कुछ ना कुछ समस्या है, या तो उत्पादन नहीं हो पा रहा है, या तो बाढ़ ज़्यादा आ रही है, या तो सूखा पड़ रहा है, या तो कुछ समस्या जरूर है। ऐसी प्रक्रिया में जो है उस भूमि को सुधारने की बात कही जा रही है। तो देखिए कैसे सुधार सकते हैं उसको। भूमि सुधार से तात्पर्य अन्य उपजाऊ को उपजाऊ भूमि बनाना होता है। आपके बहुत से क्षेत्र में, बहुत सारे गांव में देखेंगे कि वहां पे जो वस्तु होती है, वस्तु नहीं जो खेत होते हैं, बहुत सारे से खेत हैं अभी भी जो बंजर पड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बंजर भूमि है उसे उपजाऊ बनाया जाए। उपजाऊ बन जाएगा, सुधार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। मतलब ये है कि जो भूमि का मालिक होता है, या जो भूमि के खुद के मालिक होते हैं, या किसी दूसरे भूमि के काम करते हैं, उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिसका जो है अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। मतलब जो बंजर वगैरह रहते हैं वो सब ना रहें, उस भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। तो आप इसमें भूमि सुधार इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न आता है यहाँ पे, कृषक समाज क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कृषक समाज क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न दोस्तों आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। 2 पॉइंट लिखना है इसमें। एक तो कृषक समाज क्या है, दूसरा के जो है इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले देखिए रेडफील्ड के अनुसार, रेडफील्ड ने जो है परिभाषित किया है कृषक समाज को। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, देखिए जरा। कृषक समाज उन्हें कहा जाता है जो कृषि अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। इनका उद्देश्य कृषि ही जीवन का आधार होता है। कितना बढ़िया सेंटेंस इन्होंने कहा है, समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा है, रेडफील्ड ने कहा है कि कृषक जो होता है वो उस समाज को कहते हैं जो कृषि जो करता है अपने जीवन यापन के लिए करता है। आप ऐसे समझ लो, एक किसान है, ठीक है, ये जो किसान है, एक किसान क्या करता है, कृषि करता है अपने जीवन यापन के लिए, जो कृषि करता है, ठीक है, किसके लिए, अपने जीवन यापन के लिए। अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि करता है वही कृषि करने वाला व्यक्ति कृषक समाज कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समाज शब्द है ना, तो समाज में केवल एक ही व्यक्ति नहीं रहता है, समाज में कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है, कई सारे लोग रहते हैं, तभी समाज बनता है। लोगों से क्या बनता है, समाज बनता है। तो यहाँ पे किसान जो हैं यानी कृषक जो लोग हैं वो अकेला कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे कई सारे व्यक्ति हैं। तो कई सारे व्यक्तियों का जो एक समूह मिलता है तो समूह क्या कहेंगे, कृषक समाज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए रेडफील्ड के अनुसार अगर आपका इनका नाम नहीं याद आता है तो आप ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फील्ड लिखा है ना, फील्ड का मतलब क्या होता है, मैदान होता है या क्षेत्र होता है,
ठीक है। अब देखिए मैदान में गांव के लोग रहते हैं, ठीक है, मैदान में गांव के लोग रहते हैं ना, या क्षेत्र में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं मैदान में कौन रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं। शहर में तो मैदान बहुत कम मिलते हैं आपको, लेकिन गांव में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो गांव में कौन रहता है, कृषक लोग रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ट्रिक्स इनको आसानी से ऐड करके याद कर सकते हैं। अब सवाल है कि इनकी विशेषता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा, कृषक समाज अपने जीवन यापन के लिए खेती करता है, ये पहली विशेषता हो जाएगी। सही बात है, जो कृषक समाज होता है वो किसके लिए खेती करता है, अपने जीवन यापन के लिए करता है। तो क्या हो जाएगा, कृषक समाज अपने जीवन यापन के लिए खेती करता है, पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा, कृषक समाज में व्यक्तिगत संबंध अच्छे होते हैं। मतलब ये है, जो कृषक समाज होता है, इन समाज के लोगों की जो भावनाएं होती हैं, जो व्यवहार होता है, जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। ऐसा नहीं कि जो है 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए हो, हमेशा के लिए अच्छे रिश्ते अच्छे संबंध बने होते हैं, ठीक है। तो 2 विशेषता हो गई। आगे देख लीजिए, और विशेषताएं भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कृषक समाज का मुख्य आधार क्या है, कृषि होता है। उनका जो गांव के लोग होते हैं, उनका मुख्य आधार क्या होता है, मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि ही होता है, तो कृषि करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, कृषक समाजों की आवश्यकता की पूर्ति कृषि से ही होती है। जो कृषक समाज होते हैं, इनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, कृषि से होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, कृषक समाज नगरीय जनजाति से भिन्न होते हैं। जो नगरीय जनजाति होते हैं, नगर के जो लोग होते हैं, नगर के लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर नौकरी करते हैं या फिर किसी व्यवसाय में लगे होते हैं। लेकिन गांव के लोग क्या होते हैं, इन जनजाति से जो नगरीय के लोग होते हैं उनसे अलग होते हैं, क्योंकि गाँव के लोग थोड़ा सा हट के होते हैं, कृषि करते हैं, तो थोड़ा अलग होते हैं, तो भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार से आप कृषक समाज के जो विशेषता हैं आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न आता है यहाँ पे, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में से पूछ सकता है। 4 में 4 नंबर पाने के लिए आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ, अगर आप उस प्रकार से लिख देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको लिखना है कि हरित क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति के बारे में आपको बताना है 4-5 लाइन। तो क्या बता सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति से तात्पर्य, हरित क्रांति से तात्पर्य अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, उच्च तकनीकी का प्रयोग और रासायनिक खादों का प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना होता है। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जो है द्वारा हुई थी। अब इसकी शुरुआत क्यों की गई, क्योंकि जो है खाद्यान्न में कमी हुई थी, ठीक है। खाद्यान्न में कमी होने के कारण जो है उत्पादन कृषि क्षेत्र में कम हो गया था, जिससे भुखमरी की हालत आ गई थी। तो इसीलिए जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र से ज़्यादातर की गई थी वहाँ पे। इसके बाद दोस्तों क्या किया कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। इसके बाद उच्च तकनीकों का प्रयोग किया गया ताकि जो है अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। और इसके बाद जो है जो रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा सके ताकि जो है अधिक से अधिक और उत्पादन किया जा सके। और जो है जो भुखमरी की हालत है, जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन करना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक हो सके। ये पूरी प्रक्रिया जो है हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। आगे ले सकते हैं इसकी विशेषता, तो विशेषता में क्या क्या नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला पॉइंट, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त हुई। मतलब कि जो खाद्यान्न उत्पादन था इसमें क्या हुआ, आत्मनिर्भरता की जो है उत्पत्ति हुई, यानी लोग आत्मनिर्भर हुए, लोग अपने आप में विश्वास करने लगे, अपने में भरोसा करने लगे कि हम लोग उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, गांव में ट्यूबवेल, नहर आदि से सिंचाई की सुविधा भी बढ़ गई। जब हरित क्रांति बढ़ावा आया तो लोग ट्यूबवेल और नहर या फिर अन्य जो साधन है सिंचाई के, उनका भी विकास होने लगा। आगे ले सकते हैं तीसरा पॉइंट, गांव में नवीनतम बीज, रासायनिक खाद और नवीन उपकरण का भी प्रयोग किया जाने लगा है। आज के डेट में आप कृषि क्षेत्र में नज़र उठा के देखेंगे तो हर चीज़ की मशीन है। धान काटने की मशीन है, धान जो है धान बैठाने की मशीन है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए पूरा मशीनों का एक पूरा का पूरा सिस्टम आ चुका है कृषि क्षेत्र में। तो आप आसानी से उससे जो है कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में कितना अधिक उत्पादन आज की डेट में हो रहा है और मशीनों का बढ़ावा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
अगर दोस्तों आप इन पॉइंट को नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इनके प्रभाव या विशेषताओं को जो है इस प्रकार से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट करके यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, जैसे कि सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, तकनीकी प्रभाव। ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से लिख के इनके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे तो आपका अच्छा तरीका जो मतलब अच्छे तरीके से जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए सामाजिक प्रभाव में क्या लिखेंगे। सामाजिक प्रभाव मतलब क्या होता है। सामाजिक प्रभाव में दोस्तों कहीं जब हरित क्रांति का बढ़ाव हुआ तो समाज के जो लोग थे उन समाज के लोगों को फ़ायदा हुआ। अगर भुखमरी की हालत ऐसे चलती रहती तो कहीं की और बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती, तो समाज के लोगों को फ़ायदा हुआ तो यह सामाजिक प्रभाव कह सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन जब कम हो रहा था तो आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए उत्पादन जब बढ़ी तो कहीं न कहीं लोगों को विकास होता चला गया, लोग अपने जीवन यापन करने में सुधार करने लगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे राजनीतिक जो कारण है वो ले सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव में क्या कि सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता या फिर जो है सरकार के द्वारा जो है मदद पहुँचाया गया, जिसके द्वारा जो है उत्पादन में अधिक वृद्धि की गई है। इसके बाद पर्यावरण प्रभाव था। पर्यावरण मतलब क्या हो गया कि जब देखा जाए तो वातावरण में कहीं न कहीं वृद्धि हुई। जब हरियाली चारों तरफ रहेगी तो वातावरण कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो कहीं कहीं पर्यावरण को भी प्रभाव पड़ा। तकनीकी का प्रभाव का मतलब ये होता है कि नई नई उपकरण आए, नई नई मशीनें आई जिसके द्वारा उत्पादन संभव हो पाया है। तो इन 5 पॉइंट को जो है आराम से आप ले सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा। भारत में भूमि सुधारों की विवेचना कीजिए अथवा स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्र पश्चात, मतलब पूर्व और पश्चात दोनों पूछा गया है। भारत में भू स्वामित्व के प्रतिमानों के विस्तृत विवरण दीजिए अथवा भारत में भूमि सुधारों के महत्व प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आप भूमि सुधार के बारे में बताएंगे। तो भूमि सुधार का मतलब क्या होता है। भूमि सुधार से तात्पर्य यहाँ पे लिखा गया है कि भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि को अधिक से अधिक उपयोग करना ही भूमि सुधार कहलाता है। मतलब यह है कि जिस प्रकार से बंजर भूमि पड़े होते हैं, अगर उनका उपयोग कर लिया जाए तो जब उपयोग होगा तो भूमि में सुधार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भूमि सुधार कहेंगे। अब इसके बारे में कुछ और यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी या भूमि कर जिसे कहा जाता है वसूल करने के लिए अलग अलग शक्तियों या फिर अलग अलग व्यक्तियों को ठेका दिया गया। अब यहाँ पे जो भूमि होती थी उस भूमि पर कर लगा दिया था अंग्रेज़ों ने कर लगा दिया था। तो उस कर पे जो है लोग अपना जो है जो भी ज़मीन में खेती में होता था उसका कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को लगान के रूप में, भूमि कर के रूप में देते थे। अब क्या है कि यहाँ पे किस प्रकार से भूमि पे लगान लगाए जाते थे, क्या व्यवस्था थी, उसको इस प्रकार से आप ले सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्व से भारत में भू स्वामित्व की व्यवस्थाएं क्या थी, या तो प्रतिमान कर सकते हैं या तो व्यवस्था कर सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था। आपने सुना होगा जमींदारी व्यवस्था के बारे में, इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो जमींदारी व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले गांव में एक व्यक्ति होता था और वो व्यक्ति क्या होता, जमींदार होता था। अंग्रेज उस व्यक्ति को वो काम सौंपते थे। वो काम कौन सा काम, जो ज़मीन पर कर यानी लगान जो लगाया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, वो जमींदार जो है वसूलता था। ठीक है, जमींदार वसूलता था। जमींदार वसूल करके जो है कुछ हिस्सा जो है अपने पास रखता था और कुछ हिस्सा जो है अंग्रेज़ों को देता था। तो यही जमींदारी प्रथा चल रही थी, जमींदारी व्यवस्था चल रही थी। देखिए इसमें क्या ले सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार होता था। जो भूमि का मालिक होता था वही क्या होता था, जमींदार होता था। जमींदार सरकार के लगान देता था, जो जमींदार होता है वो सरकार को लगान देता था और किसानों से मनचाहे लगान वसूल करता था। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए गांव है, इस गांव का जो ज़मीन है उस ज़मीन का मालिक कौन होता था, जमींदार ही होता था। गांव का मालिक जमींदार होता था और फिर गांव के लोग जो है उस पर खेती करते थे। जो उस पर खेती करते थे उसका कुछ हिस्सा जो है किसानों को देता था, कुछ हिस्सा जो है जमींदार अपने पास रखता था और फिर इसके बाद जो है उसका कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को देता था। इस प्रकार से एक चैन की तरह ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था, किसानों से काम कराते थे लेकिन किसानों से ज़्यादा
काम कराने के बाद जो है उनको जो उनका जो मूल्य होता था वो पूरा नहीं मिल पाता था। इसके बाद जो है नहीं मिल पाता था तो वो हमेशा गरीबी में ही रहते थे। जब किसी व्यक्ति को कोई भूमि की मतलब किसी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो ज़मींदार के पास जाते थे। ज़मींदार उनको जो है ब्याज पे पैसा देता था। उनकी जो ज़मीन होती थी या फिर जो है उनके कुछ ज़मीन जायदाद जो भी उनके पास संपत्ति होती थी उस पे ज़मींदार जो है उनको पैसा देता था। अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता था तो उसके जो ज़मीन संपत्ति होती थी वो ज़मींदार उस पर कब्ज़ा कर लेता था। इस प्रकार ज़मींदारी प्रथा जो है पूरे समाज में चलती थी और ज़मींदार इस प्रकार से जो गरीबों के खेत वगैरह होते थे, ज़मीन होते थे, वो ज़मींदार हड़प लेता था। इस प्रकार ज़मींदार एक गाँव का पूरा मुखिया बन जाता था। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रथा चल रही थी। कितनी घटिया प्रथा थी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या होती है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। रैयत बाड़ी को दक्षिण भारत में चलता था, यानी जो रैयत बाड़ी व्यवस्था है ये कहाँ चलता था? दक्षिण भारत में चलता था। दक्षिण भारत का मतलब जो है जो भारत का जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, भारत का ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं दक्षिण भारत। ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है इसको कहते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में रैयत बाड़ी व्यवस्था चलती थी। ठीक है, जो भाषा यहाँ की है रैयत बाड़ी वो यही की व्यवस्था है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में चलता था। इस व्यवस्था में किसानों को संपर्क सीधा राज्य से होता था, यानी जो किसान होते थे इन किसानों का संपर्क किससे होता था? जो राज्य में जो शासन होता था डायरेक्ट उससे होता था। वो राज्य को लगान देते थे, टैक्स देते थे, जो भी कर देते थे वो सीधा किसको देते? राज्य को देते थे। ठीक है, राज्य में जो शासन होता था उसको देते थे। जब तक राज्य द्वारा लगान सरकार को मिलता था तब तक भूमि पर उसका स्वामित्व होता था, उसे काश्तकार भी कहते थे। यानी राज्य क्या करता था? राज्य का मतलब जो राज्य में सरकार होता था, ठीक है, वो राज्य क्या करता था? ज़मीन पे जो है लोगों को खेती करने की अनुमति देता था, लोग उस पर खेती करते थे। जब तक लोग उसको धन मतलब कि जो उसका लगान होता था, जब तक लगान देते थे तब तक वो खेती उस ज़मीन पर कर सकते थे। लगान देना बंद, खेती करना बंद। ये रैयत बाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, आगे देखिए महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था उत्तर भारत में चलती थी। अब उत्तर भारत का मतलब जो है उत्तर भारत में मतलब ऊपर वाला ही जो हिस्सा है यहाँ पे चलती थी। ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये है उत्तर भारत। ठीक है, ये उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत में मालवाड़ी व्यवस्था चलती थी। इसमें मालगुजारी यानी लगान जिसे कहते हैं, कई गांव में समूहों के स्वामित्व से वसूल ली जाती थी, जिसे महाल कहा जाता था। मतलब ये है कि जो मालगुजारी जो होती थी, जो लगान होता था, वो कई गांव के समूहों को एक साथ वसूल लिया जाता था। जब एक साथ वसूल लेते थे तो उस प्रक्रिया को महाल कहते थे। ठीक है, जिसमें गांव का मुखिया होता था जो सभी किसानों का लगान एकत्रित करके सरकार को जमा करता था। जैसे मान लो एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये है। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो गांव हैं, इन गांव का जो है एक मुखिया होता था। इन सभी गांवों का जो है एक मुखिया होता था। ये मुखिया क्या करता था? सभी गांव का जो है लगान वसूल करके अपने पास इकट्ठा रखता था और फिर जब इकट्ठा हो जाता था तो वो सरकार जो लगान आता था वो उठा के ले जाके सरकार को देता था, जो सरकार के द्वारा लगान लगाया गया था, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको समाज से संबंधित जो भी नियम होते हैं, समाज से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। यानी एक समाज है लेकिन वो समाज कैसा है? औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, और उस समाज के क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या विकास हो रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आउटसोर्सिंग क्या है? आपने सुना होगा बहुत सारी जो है अलग अलग जहाँ पे भर्तियाँ होती हैं आउटसोर्सिंग की तरफ से होती, तो ये आउटसोर्सिंग है क्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आउटसोर्सिंग सर्विस क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे। जब विभिन्न प्रकार के बहुराष्ट्रीय कंपनियां
कुछ कार्यों को अपने कर्मचारियों से ना करवाकर किसी छोटे कंपनियों या किसी बाहरी व्यक्ति से किसी सस्ती दर पर करवा लिया जाता है तो उसे उस व्यवस्था को आउटसोर्सिंग सर्विस कहा जाता है। बहुत सिंपल सेंटेंस में लिखा गया है, मैं आपको अच्छे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा गया है, सबसे पहले देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब होता है कोई जो बहुत से राष्ट्रों में है, बहुत सारे देशों में फैली हो। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, ठीक है। टाटा मोटर्स जो है वो कई सारे देशों में फैली है, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है वो कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है वो अपने कर्मचारियों से काम ना करवा के किसी छोटी कंपनी, ठीक है, किसी छोटी कंपनी या किसी व्यक्ति के द्वारा क्या करता है, अपना काम ये बहुराष्ट्रीय कंपनी करवा लेता है। तो जो ये व्यक्ति जो व्यक्ति है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने काम करवा लेगा, अपने कंपनी में रख लेगा, तो इसे कहेंगे आउटसोर्सिंग। आउट मतलब बाहर से, सोर्सिंग जो आउट से बाहर से स्रोत रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, आउटसोर्सिंग। आउट मतलब क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है, बाहर होता है। अब यहाँ पे सोर्सिंग मतलब क्या होता है, स्रोत। एक तरह से देखा जाए तो जो बाहरी स्रोत हैं उनको सर्विस दिया गया है, उनको जॉब दिया गया है, ठीक है। तो एक बड़ी कंपनी है, किसी व्यक्ति को, किसी छोटी कंपनी के व्यक्ति को अपने में जॉब देना या अपने काम को कराना ही आउटसोर्सिंग सर्विस कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। हड़ताल और तालाबंदी क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अभी मैं आपको तुरंत यहीं पे आपको याद करवा दूंगा। समझने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल और तालाबंदी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हड़ताल। आप इस वर्ड को सुने होंगे, देखे होंगे, हड़ताल हो गया है, वहाँ तालाबंदी हो गई है, तो इसका मतलब क्या होता है, समाजशास्त्र में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र या कंपनी के कर्मचारियों या श्रमिकों के द्वारा अपनी मांग पूरी करने के लिए किया जाता है, क्या कहते हैं, उसे हड़ताल कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं या श्रमिकों के द्वारा अपनी मांग पूरा करने के लिए हड़ताल करते हैं। जैसे मान लो, अगर बात कर रहे हैं, ये कोई कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इनका वेतन जो है नहीं बढ़ रहा है, इनका वेतन कई सालों से जो है वही पुराना वेतन मिल रहा है, वेतन नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या करेंगे, अपनी वेतन बढ़ाने के लिए मांग करेंगे, उस कंपनी के सामने जो है अपनी मांग रखेंगे कि हमारी मांगें पूरी की जाएं, हमारी मांगें पूरी की जाएं। तो जब उन मांगों की पूरी की जाएगी तो उसके लिए जो है हड़ताल किया जाता है या धरना दिया जाता है। लोग शांतिपूर्वक हड़ताल करते हैं या धरने पर बैठते हैं और फिर अपनी मांग को पूरा करने की मांग करते हैं कि हमारी मांगें पूरी किया जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं या श्रमिकों के द्वारा अपनी मांग को पूरा करने के लिए जो धरना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हड़ताल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, तालाबंदी क्या होता है। तालाबंदी का मतलब ताला लग जाना, ठीक है। दुकान में क्या होता है, जब ताला लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, तालाबंदी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रबंधनकर्ता का मतलब होता है कि जैसे आपका अगर स्कूल प्राइवेट है तो उसके एक प्रबंधक होंगे, एक मैनेजर होंगे, वो प्रबंधन करता है जो उस स्कूल का मैनेजमेंट करता है, उसे प्रबंधक कहते हैं, ठीक है। नियोजक मतलब कि जो उस काम को जो है करने वाला होता है उसे नियोजक कहते हैं, ठीक है। प्रबंधन या फिर प्रबंधनकर्ता या फिर नियोजक के द्वारा की जाने वाली, ठीक है, की जाती है, जिसकी सूचना श्रमिकों और कर्मचारियों को निर्धारित अधिकारी द्वारा दी जाती है कि देखो भैया, आज इस कंपनी में जो है, आज इस कंपनी में, इस संस्था में जो है तालाबंदी कर दिया जाएगा क्योंकि जो है कोई समस्या हो गई है। तो किसी भी समस्या के कारण या कोई भी प्रॉब्लम के कारण ऐसी कोई समस्या हो जाती है जिसके कारण उस कंपनी में या फिर उस संस्था में ताला लग जाता है, तो उसे कहेंगे तालाबंदी, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, तालाबंदी मतलब ताला लग जाती है। तो यहाँ पे उस श्रमिक के जो कर्मचारी होते हैं, मतलब कि जो उस कंपनी के श्रमिक के कर्मचारी होते हैं, उनको किसी निर्धारित जो है अधिकारी द्वारा पता होता है कि भैया देखो, आज जो है या फिर कल जो है तालाबंदी हो जाएगी। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से सिस्टम जो होता है, उसी पूरी प्रक्रिया को तालाबंदी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि कंपनी का जो मालिक होता है जब अपनी कंपनी में ताला लगा दे तो उसे तालाबंदी कहते हैं, और कंपनी के कर्मचारी जब अपनी मांग पूरी करने के लिए धरना पे बैठे तो उसे हड़ताल कहा जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल।
आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, उदारीकरण में रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा कि उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है। प्रश्न देखिए, समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछना चाह रहा है। उदारीकरण क्या होता है ये समझना है, रोजगार के जो प्रतिमान होते हैं वो क्या होता है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यही बात को हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, पहले उदारीकरण में देखिए क्या लिख सकते हैं, इसमें भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत से भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खुद खरीद लिया। बहुत सी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गए। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब ये है कि उदारीकरण या रोजगार के प्रतिमानों मतलब ये होता है रोजगार में बढ़ोतरी, ठीक है, जो उसके रोजगार हैं उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और उदारीकरण का मतलब यही होता है कि किसी भी नियम को ढील देना या किसी के नियम को जो है हटा देना, प्रतिबंध को या कम कर देना उदारीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी उन्होंने खरीद लिया है। मतलब ये है कि कोई छोटी कंपनी है उसे बड़ी कंपनी जो है खरीद ली है। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले जो है एक सिम आता था यूनिनॉर का, ठीक है, एक सिम आता था यूनिनॉर का, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे सिम आते थे पहले, लेकिन अब जो है यूनिनॉर को जो है फिर इसके बाद जो है उसको जो है एयरटेल ने खरीद लिया यूनिनॉर को, तो उसमें शामिल हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है जैसे कि आपने वोडाफोन को BI, वोडाफोन और आइडिया को देखा, ये आपस में मर्जर हो गए हैं, मिल गए हैं। तो क्या होता है कि जब किसी छोटी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी खरीद लेते हैं तो उससे हम जो है एक रोजगार के प्रतिमानों से कह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन जाती हैं। जैसे मैंने बात किया एशियन पेंट का, आपने नाम सुना होगा ये एशियन पेंट का, तो एशियन पेंट जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रों में जो अपना रोजगार करती है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है उदारीकरण की परिणाम स्वरूप रोजगार प्रतिमानों में बहुत से अधिक परिवर्तन हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो उदारीकरण का मतलब बता दिया मैंने कि किसी भी नियम को, प्रतिबंध को हटा देना या कम कर देना या ढील देना उसको। तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप रोजगार के प्रतिमान में बहुत से अधिक परिवर्तन हुआ है। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है बोलबाला हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत सी कंपनियां जो थी वो एक देश से दूसरे देश में फैलती चली गई। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ये किसी दूसरे देश में जो है अपनी कंपनी लगाना चाहती है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो सरकार नहीं मान रही है। वो सरकार कह रही कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो इसके कारण ये कंपनी जो है दूसरे देश में स्थापित नहीं हो पा रही है। अब सवाल यहाँ पे ये सरकार ने क्या किया, जो टैक्स लगाया था उस टैक्स को हटा दिया या कम कर दिया, तो दूसरी कंपनी जो थी उस कंपनी को मौका मिल गया उस दूसरे जो है देश में अपने कंपनी को लगाने का। तो जैसे उदारीकरण आया, उदारीकरण आते ही वो एक राष्ट्रीय कंपनी थी वो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई, क्योंकि वो अपने देश में तो कंपनी खोली ही थी, जाके दूसरे देश में भी कंपनी खोलने लगी। तो उसे कहेंगे जो है उदारीकरण की प्रक्रिया में जो है रोजगार में कहीं के प्रतिमानों में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 पॉइंट आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। मतलब ये है कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में जो सरकारी कंपनी है, जैसे सरकारी कंपनी की बात कही जा रही है, सरकारी जो कंपनियां हैं या सरकारी जो दफ्तर वगैरह हैं, सरकारी जो ऑफिस वगैरह हैं, अगर उसे प्राइवेट कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसमें जो है प्राइवेट का जो है निवेश ज़्यादा हो जाए। निवेश करना होता है इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना। सरकारी कंपनियां आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें, जिससे रेलवे निजीकरण हो रहा है, बहुत सारे ये जो एयरपोर्ट है वो निजीकरण हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सरकारी क्षेत्र में या सरकारी जो कंपनियां हैं या सरकारी जो ऑफिस वगैरह, सरकारी जो नौकरियां हैं, अगर वो प्राइवेट हो जाएंगी तो क्या उससे दिक्कत नहीं होगी, कर्मचारियों को दिक्कत नहीं होगी, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में जो कंपनियां होती हैं, अगर वो कंपनी सरकारी क्षेत्र में आ जाती हैं, ठीक है, यानी निजी क्षेत्र कंपनियां सरकारी क्षेत्र में आकर अपना अस्तित्व जमाने लगती हैं, तो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बात को समझ सकते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारकों की विवेचना कीजिए अथवा औद्योगिकरण में सहायक उद्देश्यों की सहायक दशाओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या ले सकते हैं, सवाल पूछ रहा कि औद्योगिकरण की वृद्धि, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इस औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, इन्हीं कारण को बताना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि औद्योगिकरण में की बढ़ावा क्यों मिल रहा है, वृद्धि क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, पहला हो जाएगा प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता। तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता के कारण क्या हो रहा है, औद्योगिकरण विकास हो रहा है। सिंपल सी बात है, जिस देश में संसाधन ज़्यादा हैं उस देश में औद्योगिकरण का विकास भी ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें आपको 2-3 लाइन आराम से लिख सकते हैं बनाकर। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, तकनीकी विकास। आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि साइंस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब साइंस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नई नई मशीनों का निर्माण हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो उसकी वजह से औद्योगिकरण का भी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, नागरिक जागरूकता। पहले लोगों के पास कोई सूचना नहीं होती थी, कुछ जो है रोज़गार नहीं होते थे, लेकिन जब लोगों को सूचना मिलने लगी कि हाँ इस कंपनी में जो है, घर बैठे ही पता लगा लेते हैं कि इस कंपनी में जो है रोज़गार की जो है तलाश हो रही है, या फिर जो है ये वैकेंसी आई है, तो उसमें लोग अप्लाई करते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है, उस कंपनी में जाना चाहते हैं लोगों को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब नागरिक जागरूकता बढ़ती है तो उससे औद्योगिक विकास भी बढ़ता है। सरकार का प्रभाव, सरकार भी कहीं न कहीं अपना जो है एक अस्तित्व जमाती है, एक प्रभाव अपना जमाती है, जिसके आधार पे लोगों को जो है औद्योगिक क्षेत्रों में भी बेनिफिट मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, बहुत सारी अभी कंपनियां, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित किए हैं। तो जब देश से दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अच्छा होगा तो कंपनी भी कहीं न कहीं उस देश में जाके स्थापित होगी। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या की आवश्यकता। जनसंख्या की आवश्यकता का मतलब ये है कि लोगों की आवश्यकता। सिंपल सी बात है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, और रोज़गार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो लोग जब रोज़गार मिलेगा तो उसके आधार पे कहीं कि औद्योगिकरण का विकास होगा, कि लोग कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो ये कंपनी में काम करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है औद्योगिकरण का विकास होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप समझ लीजिए सही पॉइंट में। औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यानी औद्योगिकरण का प्रमुख जो उद्देश्य हैं उसके विकास के उद्देश्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, डायग्राम बना के ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूरा नंबर आपको मिलेगा। औद्योगिकरण के विकास का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला व्यापार में वृद्धि हो रही है। सबसे पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि हो रही है। व्यापार में वृद्धि होना ही जो है ये औद्योगिक विकास के बढ़ावा है। यानी जाहिर सी बात है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो व्यापार में वृद्धि होगी, जब व्यापार में वृद्धि होगी तो औद्योगिक विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, राष्ट्रीय में वृद्धि। यहाँ पे राष्ट्रीय में वृद्धि मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सिंपल सी बात ये है कि जब व्यापार में वृद्धि होगी तो लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जब प्रति व्यक्ति आय में लोगों में वृद्धि होगी तो कहेंगे देश का राष्ट्रीय आय बढ़े कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहाँ पे ले सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, यहाँ पे आय कर देंगे, ये होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बेरोजगारी की कमी, जब औद्योगिकरण होगा, उद्योग का विकास होगा, लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो कहीं न कहीं जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं उनको रोजगार मिलेगा, तो रोजगार में कमी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कमी होगी। ठीक है, आगे देखिए, रहन सहन में समानता। रहन सहन में समानता जाहिर सी बात होगी, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब उनके पास पैसे होंगे तो रहन सहन में सुधार होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सबके पास जब पैसे होंगे, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सब कहीं न कहीं विकास कर रहे होंगे, तो सब में क्या होगा, समानता होगा, बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा। आगे देखिए, विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से औद्योगिक का विकास हो रहा है, और जो औद्योगिक का विकास होगा तो कहीं न कहीं मानव का भी विकास होगा, और मानव का विकास होगा तो समाज भी विकसित होगा। का नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और याद करवाने की पूरी गारंटी लूँगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आपको 2 टाइप के सवाल तैयार होंगे। पहला आपका अति लघु सवाल तैयार होगा,
दूसरा आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो वन लाइनर में जो है आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है WTO, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो, गलत लिखा है यहाँ पे, ये है 1995, ठीक है। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि WTO की स्थापना कब हुई, तो जवाब होगा 1995। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। ये दो टाइप का सवाल यहाँ से बनेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे पूछ सकता है भूमंडलीकरण का क्या आशय है। अति लघु में और बहुविकल्पीय में दोनों में पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया है कि विश्व के सभी राष्ट्रों में ज्ञान, तकनीकी तथा संसाधनों को आदान प्रदान करना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। अगर आप बात को नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सब लिखा गया है भूमंडलीकरण। इसमें 3 शब्द है। पहला यहाँ पे है भू है, इसके बाद है मंडल है, ठीक है, इसके बाद मंडल है, और इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है करण। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। इन्हीं तीनों पॉइंट को अलग अलग तोड़ के पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। भूमंडल होता है, पूरे भूमंडल पे क्या है, विश्व है, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि भूमंडल का मतलब पूरा का पूरा विश्व, ठीक है। और मंडल का मतलब क्या होता है, घेरा होता है, या इसे आवरण भी कह सकते हैं। करण का मतलब होता है करना। तो विश्व स्तर पर एक करना या पूरे आवरण को मिलाना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। अब सवाल यहाँ पे है कि पूरे विश्व में देखा जाए सभी राष्ट्रों को मिलाने की बात कही जा रही है या आदान प्रदान की बात कही जा रही है। मतलब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। तो वही चीज़ जैसे कि यहाँ पे ज्ञान है, तकनीकी है, संसाधन है, इनका जब आदान प्रदान होता है तो यही प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आपसे पूछ सकता है उदारीकरण से क्या आशय है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए उदारीकरण लिखा गया है, इसमें भी 2 शब्द है। पहला एक शब्द है यहाँ पे उदार, दूसरा है करण। करण का मतलब मैंने आपको बता दी, करण का मतलब होता है करना, ठीक है, उदार करना, ठीक है। उदार का मतलब क्या कर सकते हैं, दया करना या तो छूट करना, छूट देना, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई देश है, मान लेते हैं भारत को ले लेते हैं, ठीक है, भारत है। इसके बाद जो है मान लेते हैं यहाँ पे जापान है, ठीक है, जापान मान लेते हैं और भारत मान लेते हैं। मान लीजिए भारत का कोई वस्तु जापान में बेचा जाता है और जापान कुछ वस्तु जो है भारत में बेचता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब जापान की वस्तु भारत में आएगी, ठीक है, तो भारत क्या करेगा, उस पर टैक्स लगाएगा। कुछ टैक्स लगता है, विदेशी सामान जब आता है कुछ टैक्स लगते हैं उस पर, ठीक है, यानी सीमा शुल्क लगता है। तो जो सीमा शुल्क लगेगा, अगर मान लीजिए 10% है, ठीक है, 10% सीमा शुल्क है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 10% सीमा शुल्क है। अगर इस 10% को पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए या तो कम कर दे, 10 का 5% कर दे, तो यही प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, दया करना है, छूट करना कर सकते हैं जो उसमें मिलती है। तो यहाँ पे वही बात कहा गया है कि संसाधनों में यहाँ पे लिखा गया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में अनावश्यक जो प्रतिबंध होते हैं उसको हटा दिया जाता है। कुछ और नियम लगाए जाते हैं, कुछ और उसमें नियम होते हैं कि इस देश में जो दूसरे देश में सामान जा रहा है उसमें एक नियम लगा दिया जाता है। तो जो अनावश्यक नियम होते हैं अगर उसको हटा दिया जाए या फिर उसको कम कर दिया जाए तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे है उदारीकरण का संबंध किससे है। तो आपका जवाब होगा आर्थिक नीतिगत निर्णय से है। आर्थिक जो गत है, आर्थिकगत नीतिगत से मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी काम जो है वो किसी न किसी प्रकार से व्यापार संबंधित होता है या फिर कोई लेन देन होता है तो आर्थिक नीतिगत होता है। तो उदारीकरण का मतलब ये होता है एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का लेन देन करना, आदान प्रदान करना, वो आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है। तो उदारीकरण का संबंध किससे हो जाएगा, आर्थिक नीति से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में वाणिज्यिक या व्यावसायिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ कब की गई थी। तो भारत में व्यवसाय के पर्पज से मोबाइल सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी, तो 1995 में की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं
अब यहाँ पे प्रश्न आ गया है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं अथवा वैश्वीकरण क्या है। दोनों बात एक ही है, वैश्वीकरण पूछे या भूमंडलीकरण पूछे बात एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। बस आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हैं, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना या मिलाना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि पूरा जो विश्व है, ठीक है, पूरे विश्व में जो सभी देशों में व्यापार होता है, ठीक है, जो सभी देशों में व्यापार होता है, इन देशों में जो व्यापार अलग अलग प्रकार से होता है उनको एक करना, ठीक है, एक करना की जो प्रक्रिया होती है वही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाती है। जैसे इसमें देख सकते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं, व्यक्तियों या फिर सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आदान प्रदान होता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे लिख सकते हैं, एक भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट लक्षण क्या है, चर्चा कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, अथवा पूछ सकता है कि भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के महत्व को बताइए। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको बस समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और उसी प्रकार से आंसर देना है। अब इसके आंसर को लिखने के लिए आपको कुछ यहाँ पे हेडिंग का सहारा लेना होगा। भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के उद्देश्य, यहाँ पे देखिए सामाजिक उद्देश्य है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आर्थिक उद्देश्य है, फिर इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे राजनीतिक उद्देश्य मिलेगा, फिर यहाँ पे सांस्कृतिक उद्देश्य है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य दिए गए हैं, क्या क्या ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक उद्देश्य में क्या लिखेंगे, भूमंडलीकृत का तात्पर्य विश्व के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक स्थिति में बदलाव करना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विश्व के किसी भी स्तर पर विश्व के किसी भी प्रकार का प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो विश्व के सभी जगहों पर प्रभाव पड़ता है, समाज के लोगों को प्रभावित होते हैं। यहाँ पे मतलब दोस्तों ये जो बात यहाँ पे लिखा गया है आप इतना समझ सकते हैं कि भूमंडलीकृत जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें क्या होता है, जब हम किसी देश में दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो उस देश के लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं होगा, उनके उद्देश्यों की पूर्ति होगी कि नहीं हुई, बिल्कुल होगी। तो ये वैश्वीकरण है, जो भूमंडलीकरण है, इससे फ़ायदा ये होता है कि उस समाज के लोगों को फ़ायदा मिलता है, उस समाज के लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उनका जो टारगेट होता है, उनका जो लक्ष्य होता है वो पूरा होता है। तो ये उद्देश्य जो है उनके पूरे हो जाते हैं किसी भी देश के समाज के लोगों का, इस प्रकार से उसमें ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें आर्थिक में क्या लिख सकते हैं, भूमंडलीकृत से लोगों को रहन सहन में आर्थिक स्थिति में सामान्य हो जाती है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, यदि प्रतिकूल पड़ेगा तो अधिक स्थिति में कमज़ोर हो सकती है, अगर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए आर्थिक स्थिति भी जो आर्थिक स्थिति है ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में निर्भर करती है। मतलब यह है कि अनुकूल प्रभाव अगर पड़ता है तो कहीं न कहीं उस समाज के लोगों को भी फ़ायदा होता है और उस समाज के लोगों का विकास होता है। तो इस प्रकार से आर्थिक यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे राजनीतिक में ले सकते हैं, भूमंडलीकृत में राजनीतिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे देश में राजनेताओं के संबंध किसी दूसरे देश के राजनेताओं से अच्छी संबंध होती है तो राजनीतिक व्यवस्था पर भी भूमंडलीकृत जो है वो प्रक्रिया बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी दूसरे देश में राजनेता आपस में जो संबंध होता है, अगर वो संबंध अच्छे रखते हैं, एक देश दूसरे देश से संबंध अच्छा रखता है तो कहीं के व्यापार भी अच्छा होगा और व्यापार भी अच्छा होगा तो समाज के लोगों को भी फायदा होगा। संस्कृति में क्या ले सकते हैं, संस्कृति का भी भूमंडलीकरण पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जब तक देश दूसरे देश के व्यापार रहन सहन कुछ भी आदान प्रदान करता है तो हमारी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अगर मान लो कोई भी देश कोई भी देश के नागरिक किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अपने संस्कृति वहाँ छोड़ कर आते हैं और वहाँ की संस्कृति लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से जो है संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। एक पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे और समझ सकते हैं, पर्यावरणीय उद्देश्य, जिसमें भूमंडलीकरण से पर्यावरण पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। भूमंडलीकरण में व्यापार तथा उद्योग की स्थापना में जिससे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रभाव पड़ता है, जिससे
पर्यावरण में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब ये दोस्तों कहीं न कहीं अगर वैश्वीकरण होता है, जैसे मान लीजिए जब आपने कोरोना देखा होगा, ठीक है, कोरोना के टाइम पे कोरोना किसी एक देश में उत्पत्ति हुई थी, किसी देश में मतलब चाइना में, यानी चीन में उसकी उत्पत्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि चाइना में कोरोना की उत्पत्ति हुई थी। अब ये कोरोना जो है किसी एक देश में उत्पत्ति हुई और वो कई सारे देशों को अपनी चपेट में लेता चला गया, तो उस देश के जो लोग थे उससे प्रभावित हुए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य होता है कि गलती कोई एक व्यक्ति करता है, उसकी वजह से पूरी दुनिया को उसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारा वातावरण, जो हमारा पर्यावरण है, वो पर्यावरण जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहीं न कहीं पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करते हैं, तो उनका असर कई सारे देशों पर पड़ता है और फिर इसके बाद वो एक ग्लोबल वार्मिंग जो है अलग बनकर तैयार हो जाता है, जलवायु परिवर्तन होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से पर्यावरण को भी कहीं कहीं प्रभाव होता है, प्रभावित होते हैं पर्यावरण, तो इसका भी जो है एक महत्व हो यहाँ पे हो जाता है। इसका नाम है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को कवर किया है जो इम्पोर्टेंट है, जो 100% गारंटी है बोर्ड में पूछे जाने की। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पहले उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बहुविकल्पीय के लिए और फिर जो आपका अति लघु क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत में रेडियो प्रसारण हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 1920 के दशक में। 1920 के दशक में जो है भारत में रेडियो प्रसारण हुआ था। इसी टाइम पे जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक जो है, उसी के बाद जो है आपका 1920 के दशक में जो है ये रेडियो प्रसारण भारत में आया था। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जनसंचार। आपसे पूछा जाएगा जनसंचार है, तो जनसंचार क्या है इसको समझना है। यहाँ पे देखिए दो शब्द है जनसंचार में, एक तो जन है, ठीक है, दूसरा है संचार, दूसरा क्या है संचार। और जन का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब होता है लोग, और संचार का मतलब होता है कि अपनी बातों को किसी दूसरे तक किसी वस्तु के द्वारा पहुंचाना। जैसे आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो आप जब मोबाइल से बात करते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप किसी बातों को सुनते हैं, या फिर जब आप मोबाइल से बात करते हैं तो आप किसी को अपनी बातें बताते हैं। तो कम्युनिकेशन के द्वारा जो है आप अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो क्या हो गया, संचार हो गया। अब लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग का मतलब भीड़, भीड़ का मतलब बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति होता तो वहाँ पे आंसर अलग होता है, लेकिन जन मतलब लोग होता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि मोदी जी अब भाषण दे रहे हैं किसी फील्ड में, ठीक है, वहाँ पे लाखों की संख्या में जो है लोग, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं, तो एक व्यक्ति जो है अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहा है, ये क्या है, ये जनसंचार है। जनसंचार में यही बस इतना समझना है कि लोगों तक एक व्यक्ति अपने बातों को पहुंचाता है किसी के माध्यम के द्वारा। कोई भी माध्यम हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, या फिर कोई जो है जनसभा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, जनसंचार हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये आपके बहुविकल्पी में पूछ सकता है, इसमें यही ऑप्शन देगा, एक से अधिक लोगों को, जैसे एक से अधिक लोग होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक लोगों को अपने विचार, जो अपने विचार है, जो आपके थॉट है, जो आपके मन में भावनाएं हैं, उस विचार को बताना है। विचार को बनाने से है, अर्थात करोड़ों को अपनी बात बताने से है, यानी अपनी बात जो है वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोग में करोड़ों लोग हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपनी बातों को लाखों करोड़ों तक पहुंचाए तो वो प्रक्रिया जो है जनसंचार कहलाती है। आगे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पे भारतीय टीवी पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक, यहाँ पे पहला धारावाहिक कौन सा था, तो जवाब इसका होगा हम लोग। पहला धारावाहिक हो जाएगा हम लोग, ठीक है। आगे यहाँ पे जनसंचार को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको बता दिया जनसंचार क्या होता है, एक बार फिर से यहाँ पे समझ लीजिए जनसंचार क्या होता है। जनसंचार से आशय एक ही समय में व्यापक क्षेत्र, व्यापक मतलब बड़े क्षेत्र में संपर्क होना है। मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लोगों को जो है भाषण दे रहा है, तो एक ही टाइम होता है, एक ही समय होता है, लोगों को सुनाता है, तो एक ही समय पे बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुनते हैं, ठीक है। जैसे एक राजनेता होता है, राजनेता भाषण देता है, तो अपनी भाषण जो है, अपनी बात जो है, अपने जो विचार होते हैं वो एक ही टाइम पे लाखों लोग तक पहुंचा देता है। यही
प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। आप इसको ऐसे भी बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात कहा गया कि एक ही समय में व्यापक क्षेत्र, व्यापक मतलब बड़े क्षेत्र में संपर्क होता है। जनसंचार में अपने विचारों भावनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। संचारकर्ता एक ही समय विस्तृत क्षेत्र में श्रोताओं को या दर्शकों को संपर्क स्थापित करता है। इस बात को यहाँ पे क्या, संचारकर्ता मतलब ये होता है कि जो बोलने वाला है, जो भाषण देने वाला है, वो एक ही समय में विस्तारित क्षेत्र मतलब बड़े क्षेत्र में अपने श्रोताओं, अपने सुनने वालों को, दर्शकों को या फिर सुनने वालों को या फिर दर्शकों को संपर्क स्थापित करता है। मतलब अपनी बातें बताता है तो कहीं के उनके संपर्क स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से इस चीज़ को लिख सकते हो। आगे यहाँ पे देखिए जनसंचार के साधन कौन कौन से होते हैं। स्मार्टफोन होते हैं, जैसे मैं जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं, कई लोग देख रहे हैं। आने वाले दिनों में बोर्ड पेपर जब और करीब आ जाएगा, बोर्ड पेपर में हज़ारों लोग देखेंगे इसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं अपनी बात को स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन के द्वारा अपनी बातों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये भी क्या है, एक जनसंचार है। ठीक है, रेडियो, लोग रेडियो सुनते हैं, लोग सुनते हैं रेडियो, है ना। तो लोग सुनते हैं तो क्या हो जाएगा, जनसंचार हो जाएगा, क्योंकि जन मतलब क्या होता है, लोग होता है। टेलीविज़न लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनसंचार हो जाएगा। कंप्यूटर लोग चलाते हैं, समाचार पत्र लोग पढ़ते हैं, किताबें लोग पढ़ते हैं, साक्षात्कार जो है लोग देते हैं, तो लोग में आएगा जनसंचार। ये सब कम्युनिकेशन के साधन हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, सोप ओपेरा किसे कहते हैं। सोप ओपेरा क्या है, आपसे 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। तो सोप ओपेरा समझने की कोशिश करते हैं। सोप ओपेरा टेलीविज़न में देखा जाने वाला कार्यक्रम है। हम लोग, भारत का सबसे पहला लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम सोप ओपेरा था। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे हम लोग कहें चाहे सोप ओपेरा कहें, बात एक ही है। बस इतना समझ लीजिए कि टेलीविज़न पर पहला धारावाहिक जो चलाया गया था वो सोप ओपेरा या हम लोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक समय में संचार की लोकप्रिय साधनों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। मुद्रण माध्यम से आशय, प्रिंट मीडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये सवाल थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप लोग यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न लिखा है कि आधुनिक समय में, यानी जो मॉडर्न समय चल रहा है, संचार के लोकप्रिय साधन कौन कौन से हैं, उस पर संक्षिप्त लेख लिखना है। जैसे मान लो, क्या मोबाइल लोकप्रिय साधन है कि नहीं, बिल्कुल लोकप्रिय साधन है। तो आप उस पर एक लेख लिखना है। मोबाइल के बारे में अगर 10 लाइन लिखने को कह दिया जाए तो आप लिख ले जाएंगे कि नहीं लिख ले जाएंगे, क्योंकि आप सभी मोबाइल चलाते हैं, जानते हैं कि मोबाइल से हानि क्या होती है, मोबाइल से लाभ क्या होती है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मुद्रण माध्यम से आशय, प्रिंट मीडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुद्रण मतलब होता है प्रिंट करना, जैसे आप प्रिंट करवाते हैं, फोटो कॉपी करवाते हैं ना, उसी प्रकार से मुद्रण में प्रिंट मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया कहें या फिर मुद्रण माध्यम कहें। मुद्रण माध्यम हिंदी में लिखा गया है, प्रिंट मीडिया ये जो है इंग्लिश शब्द है, ठीक है, प्रिंट मीडिया। इस पर संक्षिप्त लेख लिखना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले, मुद्रण माध्यम या प्रिंट मीडिया से आशय है कि जिसे लिखकर अर्थात मुद्रित करना मतलब प्रिंट करके व्यापक क्षेत्रों में प्रसारण होता है। जैसे मान लो एक किताब है, ठीक है, किताब लेखक लिखता है, ठीक है, किताब क्या करता है, लेखक लिखता है, इसके बाद उसको प्रिंट करवाता है। प्रिंट करवाने के बाद उसको बाज़ार में, मार्केट में बेच देता है, मतलब मार्केट में चली जाती है। तो जब मार्केट में जाती है तो लोग खरीदते हैं उसे, लोग पढ़ते हैं उसे। जब लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, जनसंचार होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि मुद्रित करके व्यापक क्षेत्र में प्रसारित होता है। व्यापक मतलब बड़े क्षेत्र में उसका प्रसार कर देता है, प्रसार मतलब फैला दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, समाचार पत्र। आप सभी जानते हैं सुबह सुबह समाचार पत्र आता है। तो समाचार पत्र पहले क्या होता है, पहले प्रिंट होता है, ठीक है, पहले प्रिंट होता है तब आता है आपके पास। उससे पहले लोग लिखते हैं, क्या करते हैं, लोग लिखते हैं। लिखने के बाद जो है लिख कर उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, चाहे उसे कंप्यूटर पे लिखे, चाहे अपने, जैसे आप कहीं पे कोई राजनेता कोई स्पीच दे रहा है तो उस पर जो भाषण बोलते हैं वो लोग पहले नोट कर लेते हैं, कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद जो है उसको मुद्रित करते हैं, यानी प्रिंट करते हैं, फिर वो समाचार पत्र हमारे पास आता है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये बात, ये घटना घटी हुई है।
पुस्तिकाएं होती हैं कुछ, पुस्तक के माध्यम से पहले लेखक क्या करता है, पहले पुस्तक लिखता है, फिर इसके बाद जो है उसको प्रिंट होता है, फिर मार्केट में आता है, लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे पत्रिकाएं होती हैं, शोध पत्रिका होती है और अन्य सारे रिपोर्ट होते हैं। इन सभी को प्रिंट मीडिया कहा जाता है, क्योंकि ये सब प्रिंट होते हैं, एक छपाई होती है। ठीक है, मुद्रण होता है। यहाँ पे देखिए एक लाइन और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जन संचार के प्रमुख माध्यम में प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जन संचार के जो प्रमुख माध्यम है वही प्रिंट मीडिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। जनसंचार के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है, भारत में आधुनिकीकरण में जनसंचार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप इसे आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सवाल यही पूछ रहा है कि जनसंचार के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। मान लीजिए मोबाइल आया, ठीक है, मोबाइल आने के बाद जो है लोगों में क्या परिवर्तन दिखाई दिया। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल आने से क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे, अगर शहर में देखा जाए तो शहर में क्या होता है, बाप के हाथ में अपना मोबाइल है, माँ के हाथ में अपना मोबाइल है, बेटे के हाथ में अपना मोबाइल है, बिटिया के हाथ में अपना मोबाइल है। लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। लोग पारिवारिक जो भावनाएं होती हैं, परिवार में जो लोग एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं, वो सब खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है। अब प्रेम किससे हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है। मोबाइल से लोग लगाव रख रहे हैं, लोग अपने को भूल रहे हैं, लोग अपने नात रिश्तेदार दोस्त यार को भूल रहे हैं। तो उनसे जो संपर्क हो रहा है वो कम हो रहा है। ये क्या है, ये कहीं न कहीं जो जनसंचार आया है उसके माध्यम से लोगों में जो प्रेम भावनाएं हो रही हैं वो कलेश में बदल रहा है, वो नफरत में बदल रहा है। इससे बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों यह बात समझने की ज़रूरत है कि अगर जनसंचार आया है तो उसके बाद क्या परिवर्तन हुए हैं समाज में, यही बातों को समझना है। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जनसंचार के माध्यम से आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं। देखिए पहले कहा जाता था कलम की ताकत तलवार से अधिक है। कोटेशन ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे लिखा गया है। कोटेशन है, पहले कहा जाता था कि कलम की ताकत तलवार से भी अधिक है। यानी जो कलम होती है, वो जो कलम होती है उस कलम की ताकत तलवार से भी क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए कहा गया है कि कलम की ताकत जो है वो तलवार से अधिक है। परंतु आज कहा जाता है, आज कहा जाने लगा है जनसंचार के माध्यम से एटम बम से भी अधिक शक्तिशाली है। यानी जो जनसंचार है ये एटम बम यानी जो परमाणु बम है उससे भी शक्तिशाली है। इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा प्रसार हो रहा है। अब देखिए गांव से लेकर शहर तक ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कूड़ा बीनने वाला उस व्यक्ति के पास भी मोबाइल है, और वो भी मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है, और वो भी 10,000 से ऊपर की मोबाइल फ़ोन है। तो क्या आप कह सकते हैं क्या जनसंचार लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है? आज की डेट में जनसंचार इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसके पीछे परमाणु बम भी उसके पीछे जो है परमाणु बम भी फीका पड़ गया है, कमज़ोर पड़ गया है। यानी जो जनसंचार है वो तेज़ी से फैल रहा है। हर इंसान के पास मोबाइल है, हर इंसान के पास जो है अब धीरे धीरे कंप्यूटर हो रहा है। सारी चीज़ें जो जनसंचार के माध्यम से फैल रही हैं वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है समाज में। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि पहले कहा जाता था कि कलम की ताकत से जो है तलवार, जो कलम की ताकत है वो तलवार से भी अधिक होती है। लेकिन आज कहा जाने लगा है कि जो जनसंचार का माध्यम है वो एटम बम से भी शक्तिशाली है। यानी जनसंचार सबसे शक्तिशाली आज की डेट में देखा जा रहा है। आगे देखिए इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग। भारत में जनसंचार के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, यानी जनसंचार भारत में आया तो उसके बाद क्या परिवर्तन हुए हैं, वही परिवर्तन को समझना है। सबसे पहले देखिए ज्ञान और सूचना का प्रसार हुआ है। अब आज की डेट में कंपटीशन और तेज़ी से बढ़ चुका है, लोगों के पास ज्ञान होने लगा है। लेकिन ऐसे देखा जा रहा है गलत ज्ञान भी लोग सीख रहे हैं, अच्छे ज्ञान भी सीख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर गलत ज्ञान सीख रहे हैं लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सूचना का प्रसार तो हुआ है, कहीं न कहीं अपनी बातें दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन फैल रहा है बहुत तेजी से। लेकिन यहाँ पे है कुछ ज्ञान लोग गलत तरीके से अर्जित कर लेते हैं और वही जाके आगे घातक हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बात सत्य है कि ज्ञान और संचार इन दोनों में प्रसार हुआ है, शिक्षा का बढ़ावा मिला है।
आज की डेट में आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ये माध्यम क्या है, जनसंचार तो ही माध्यम है। अगर जनसंचार ना होता तो क्या आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा में बढ़ावा मिला है। लोगों को एक मत करना। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी को अभी कोई काम करना है, प्रोग्राम करना है, पहले क्या होता था इतिहास में अगर पलट के आप देखें तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चिट्ठी भेजना पड़ता था। अब चिट्ठी 1 महीना बाद पहुंचता था, तब तक जो है इधर उधर जो है कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती थी। तो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मान लो ऑन स्पॉट किसी को कुछ कहना है तो तुरंत फ़ोन मिला के बातें आराम से आप कह सकते हैं। तो जनसंचार से जो है लोगों को एक मत आराम से किया जा सकता है। उनके जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, विचार को समझ सकते हैं। तो कैसे होगा? जनसंचार के माध्यम से होगा। आगे देखिए, मनोरंजन और खेल में बढ़ावा मिला है। आज की डेट में लोग घर बैठे बैठे मनोरंजन कर रहे हैं, लोग मनोरंजन का साधन बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छे तरीके से यहाँ पे जनसंचार जो है वो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। खेल के मैदान में खेल में बढ़ावा मिल रहा है। आगे है विज्ञापन और कला में विकास हो रहा है। विज्ञापन, अलग अलग प्रकार के विज्ञापन हो रहे हैं। जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उसका विज्ञापन आता है। जो विज्ञापन जो प्रचार आते हैं उसके प्रचार के बाद जो है यूट्यूबर जो होते हैं उनको पैसा मिलता है। तो विज्ञान बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कला में विकास हो रहा है। ऐसे बहुत सारे आप वीडियो देखते होंगे, लोगों के पास इतने कला हैं, अलग अलग प्रकार से कला है, लोग अपनी कला को निखार रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। आज की डेट में जो नहीं, जिनके पास कला था, जो दुनिया को नहीं दिखा सकते थे, वो जनसंचार के माध्यम से लोगों तक फैला रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आज उनका बहुत बड़ा नाम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीनी स्तर से उठकर ऊपर गए हैं। कहीं न कहीं उनके पास ऐसा कोई स्रोत नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था जो आगे कभी बढ़ सकते थे, लेकिन जनसंचार एक ऐसा माध्यम बन गया जो लोगों में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं इसमें। सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना। समाज में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंचार जो है वो किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन किया है। आप इस पॉइंट को लिखेंगे और इनके बारे में 4-5 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं। इसमें आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं और इसको आप आराम से लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि आप इसे लिख नहीं सकते हैं। शास्त्र के लास्ट चैप्टर के सामाजिक आंदोलन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय सवाल के लिए या फिर अति लघु सवाल के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर डालते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका जवाब होगा 1961 ईस्वी में। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध होता है, इसीलिए यहाँ पे एक अधिनियम का मतलब होता है कानून, एक एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? 1961 में। 1961 में जो है दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1961 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सवाल पूछेगा विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन? राजा राम। अब देखिए यहाँ पे राम कॉमन है, ठीक है, यहाँ ब्रह्मा जी कॉमन है, ब्रह्म ले लेंगे, यहाँ पे राम ले लेंगे। तो ब्रह्म और राम से जो है आप इसको अटैच कर लेना, अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जो भगवान का नाम यहाँ पे दिया गया है ब्रह्म और राम। तो राजा राम मोहन राय ने, इस प्रकार से आप इससे समझ सकते हैं। कब किया गया था? 1828 में, यानी 1828 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में किया था दयानंद सरस्वती ने। देखिए आर्य को दया आई थी किस पे? सरस्वती जी को। ठीक है, आर्यों पे दया आई थी किसकी? सरस्वती जी को दया आई थी। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछ सकता है आपके, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब? 1873 में किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तीनों स्थापना आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसके बाद तो आपसे पूछ सकता है
ते भागा आंदोलन, कौन भागा? ते भागा। ते भागा आंदोलन संबंधित किससे है? बंगाल से संबंधित है। पूछ सकता है आपसे ते भागा आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा बंगाल से। आगे देखिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण पड़ता है तो बिहार में, और यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, और इसमें जो है गांधी जी की सबसे पहली सफल सत्याग्रह आंदोलन थे। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ सकता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वो आंदोलन होता है जो उत्तराखंड में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ये वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन में जब वृक्षों को काटा जा रहा था तो वहां के स्थानीय लोगों ने जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है लोग पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। इस प्रकार से वनों का संरक्षण किया गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो आप दे सकते हैं, 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न, यहाँ पे जो सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए सामाजिक आंदोलन क्यों होता है, समाज में कौन रहता है? मानव रहता है, और आंदोलन क्यों करता है, उसके पीछे कारण क्या है? जब उस मानव को कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आंदोलन होता है। अब सवाल यह कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाने अथवा सामाजिक परिवर्तनों को रोकने की दृष्टि से किया जाने वाला सामूहिक प्रयास होता है। मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे समाज में कौन रहता है? मानव रहता है, और मानव में जो कोई भी परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, अगर मान लो जैसे कोई कानून लगा दिया जाता है, कोई नियम लगा दिया जाए जो समाज के हितों के खिलाफ हो, तो उसमें समाज जो क्या करता है? परिवर्तन करना चाहता है। जैसे संविधान में संशोधन होता है, उसी प्रकार से समाज में अगर कोई नियम लागू होता है या कुछ भी समाज में कोई विपत्ति आपत्ति कुछ भी समस्याएं होती हैं तो समाज में उसको परिवर्तन जो है करना होता है, और उसी सामाजिक परिवर्तन के प्रयास को जो है कोई अकेला नहीं करता है। कैसा परिवर्तन होता है? सामूहिक होता है। इसलिए सामूहिक प्रयास को सामाजिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ऐसे ले सकते हैं, जब एक किसी संस्था या समाज के द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में परिवर्तन लाते हैं तो इसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जब किसी संस्था द्वारा या किसी समाज के द्वारा जो समाज में व्याप्त बुराइयां होती हैं उसको खत्म कर देने के लिए समाज के द्वारा लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और जो परिवर्तन होता है उसी को सामाजिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो आपको विशेषता में क्या लिखना है? देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था लॉन्ग क्वेश्चन का तरीका, तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जरूर देखिए। विशेषता में क्या ले सकते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, समाज हित के लिए आंदोलन। यानी जो आंदोलन होता है वो किसके लिए होता है? समाज के लिए होता है, समाज के हितों के लिए होता है, समाज की भलाई के लिए होता है। तो अगर आप हेडिंग समझ जाओगे तो आप इसके अंदर आसानी से बनाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि समाज में आप रहते हैं तो आप सामाजिक आंदोलन के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो समझने का प्रयास करेंगे, जान जाएंगे। सामाजिक हित के लिए आप कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। अगर समाज में कोई बुराइयां प्राप्त हो गई हैं, कोई बुराइयां अगर आ जाती है तो उसको समाज के हितों के लिए ही किया जाता है। समाज के अंदर व्याप्त बुराई को दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन होता है, जिसे सामाजिक हित के लिए किया जाता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा सामाजिक हित के लिए जो आंदोलन होता है वो सामाजिक हित के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, इसमें विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। विशेष उद्देश्य का मतलब क्या होता है? प्रत्येक आंदोलन कोई न कोई उद्देश्य होता है जिसमें सभी जनता का सहयोग होता है। इसमें दोस्तों जो सामाजिक आंदोलन किया जाता है उसमें किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई मकसद होता है। अगर आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य यही है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, तो आपका भी पढ़ने का ही उद्देश्य है, वरना आप क्यों पढ़ते हैं? जैसे लोग बोर्ड पेपर दे लेंगे, बोर्ड पेपर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि उद्देश्य आपके खत्म हो जाते हैं। इस टाइम पे आपका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि बोर्ड परीक्षा में पास होना, इसीलिए आप जो है पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर कोई उद्देश्य की पूर्ति की जाती है समाज के द्वारा तो यहाँ पे कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई उसका टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आराम से ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, प्रदर्शन व जो है नारों पर जोर।
यहाँ पे जो प्रदर्शन होता है, जो नारा होता है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन नारा जैसे गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे नारे जो है लगाए गए थे। तो उस नारे पर भी कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है। जो नारा जारी किया जाता है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, समाज पर प्रभाव डालता है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक जो है समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर और कुछ महत्वपूर्ण नारे को लगाते हैं, उससे उत्तेजित करता है। तो जो प्रदर्शन करते हैं, जो नारा लगाते हैं, उससे भी कहीं न कहीं समाज को बेनिफिट होता है, उससे फायदा मिलता है। आगे ले सकते हैं अहिंसात्मक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन जो होता है वो अहिंसात्मक होता है, मतलब उसमें कोई हिंसा नहीं होती है। और गांधी जी यही चाहते थे कि कोई भी हिंसा ना किया जाए, देश की आज़ादी के लिए कोई भी हिंसा ना किया जाए, अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए। इसमें क्या ले सकते हैं, सामाजिक आंदोलन समान रूप से अहिंसात्मक होता है। वे अपने कार्यक्रम हड़ताल, धरना, भूख हड़ताल, बहिष्कार, सत्याग्रह आदि के द्वारा जनता तक अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। जो जनता की मतलब कि जो जनता होती है वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाती है। कोई भी इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वो चाहे हड़ताल करे, चाहे धरना दे, चाहे भूख हड़ताल करे, चाहे किसी का बहिष्कार करे, चाहे सत्याग्रह करे, आदि के माध्यम से जब सरकार तक अपनी बातें पहुंचाती है तो उसे अहिंसात्मक आंदोलन कहा जाता है। और खासकर सामाजिक आंदोलन जो है वो होता है आपका अहिंसात्मक होता है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट इसमें और ले सकते हैं, कुशल व्यक्तियों का नेतृत्व। जो आंदोलन होता है कभी कभी जो कभी कभी मतलब कि होता कि कहीं इतिहास में देखा जाए जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन में एक नेतृत्व होता है, एक कोई लीडर होता है। अगर बात करें जैसे देश की आज़ादी में, तो देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का नाम बहुत ज़्यादा आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आता है, और बहुत सारे लोग, मंगल पांडे, बहुत सारे लोगों का नाम आता है। तो कहीं न कहीं ये जो नाम आता है इनसे एक नेतृत्व करते हैं, अपने आप को जो है समाज के आगे लेकर आते हैं और उस आंदोलन की अगुवाई करते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, भारत में कोई न कोई कुशल व्यक्ति नेतृत्व करता है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने किया था। इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हो। प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में पक्का जरूर आएगा। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है, दहेज प्रथा का भारतीय समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो दहेज प्रथा के कारण और परिणाम पूछेगा, दहेज प्रथा के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आंसर लिखने का बहुत स्मार्ट तरीका बताऊंगा आपको, डायग्राम बना के अगर आप आंसर लिखोगे तो बहुत बेहतरीन आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज में बच्चों को बनवाया था, ये बच्चों की कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, विथ डायग्राम के माध्यम से अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। दहेज प्रथा कारण क्या है समझने की कोशिश करते हैं। विवाह की अनिवार्यता, सबसे पहला कार्य है कि परंपराएं चली आ रही हैं कि शादी करना है। जब किसी घर में कोई बेटी पैदा होती है तो कुछ दिन के बाद बाप के जहन में यही आता है कि बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। वो बचपन से ही इस बात को सोचता है कि आगे चलकर हमें बेटी की शादी करनी है बिटिया की, तो उसके लिए जो है हमें धन की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसके दिमाग पे ये जो बात आती है वो कहीं न कहीं विवाह करना है। तो विवाह की अनिवार्यता ही दहेज प्रथा का कारण बन जाती है। आगे देखिए, शिक्षा की महंगाई, बहुत सारी जो एजुकेशन सिस्टम है देखा जाए, इतनी शिक्षा महंगी हो चुकी है, बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, बेटियों की जो है मतलब कि शिक्षा के लिए जो है उनको आगे पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो शिक्षा की महंगाई के कारण जो है लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, और जो लोग डिमांड करते हैं, जो थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो दहेज की डिमांड करते हैं, और फिर लोग कहीं न कहीं वो शिक्षा की कमी कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं जो है आप दहेज के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, दहेज नहीं दे सकते हैं, दहेज का विरोध कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका पॉइंट आएगा सामाजिक प्रथा। इन सभी को अगर आप इस प्रकार से डायग्राम में सजा दिए तो एग्जामिनर इसको देखकर ही आपको एक नंबर इसी पे दे देगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, बस समझने की प्रयास करेंगे आप लोग। सामाजिक प्रथा, ये समाज की प्रथा है और ये
प्रथा अनिवार्य रूप से चली आ रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विवाह की अनिवार्यता, वैसे ही यहाँ पे सामाजिक प्रथा है। समाज में अगर शादी कोई किसी का नहीं होता है तो लोग उसको ताने बाने सुनाते रहते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई, इतनी उम्र के हो गए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो ये सामाजिक प्रथा जो है समाज जीने नहीं देता है, और उस कारण जो है लोग शादी करने के लिए अनिवार्य रूप से तैयार हो जाते हैं। और कहीं की शादी जब अनिवार्य रूप से करते हैं तो दो लोग दहेज का डिमांड करते हैं, दहेज जो है मांगते हैं, तो दहेज प्रथा चलती है, इसका कारण बन जाता है। आगे देखिए, जीवन साथी चुनने की सीमित क्षेत्र, ये भी दहेज का कारण है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन साथी चुनते हैं तो उनका जो एरिया होता है ना, सोचते हैं हमें यही मिल जाए, हमें यही नजदीक में मिल जाए, हमारे जिले में ही मिल जाए, हमारे कोई आसपास के क्षेत्र में ही मिल जाए, जहाँ दूर ना जाना पड़े। बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो जो सीमित क्षेत्र है वो कहीं कहीं सीमित क्षेत्र ही दहेज का कारण बन जाता है। लोग डिमांड करने लगते हैं और लोग सोचते हैं कि अब इससे अच्छा नहीं मिलेगा, दे दो भैया दहेज। तो ये प्रथा चली आ रही है, वो ये भी एक कारण बन जाता है। ठीक है, दहेज के लोभी, दहेज के जो लोभी होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं ना, अगर पढ़ लिख ले तो अपने आप को बोली लगाते हैं और फिर अपने आप को बेचते हैं लोग, और फिर कहते हैं हमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख चाहिए, हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें वो गाड़ी चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए। तेल भरवाने के पैसा नहीं रहेगा लेकिन दहेज जरूर मांगते हैं लोग। तो ये जो दहेज के लोभी होते हैं, ये भी कारण है इसमें। इसके बाद देखिए, उच्च वर्ग में विवाह, कुछ लोग होते हैं जो कहीं कहीं निम्न वर्ग में आते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी बिटिया की शादी, हमारे बच्चों की शादी ऐसे वर्ग में हो जो किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे कहीं कमी ना हो। मतलब यही सोचते हैं कि हमारे जो बिटिया की शादी हो वो अच्छे घर में हो, अच्छे खानदान वाले हो, पैसे वाले हो, नौकरी वाले हो। तो भैया नौकरी वाले हो तो डिमांड तो करेंगे ही, दहेज मांगेंगे ही, तो दहेज का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, मैक्स रोबिन ने जो है यहाँ पे कुछ कहा है। क्या कहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष अपने विवाह के समय अपनी पत्नी के परिवार से प्राप्त करता है। बहुत ही मैक्स रोबिन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि दहेज क्या है। दहेज एक संपत्ति है, सिंपल सी बात, संपत्ति तो है ही है, तभी तो मांगते हैं। संपत्ति ना होता तो मांगते क्यों, है कि नहीं? दहेज एक संपत्ति है जो एक पुरुष अपनी विवाह के समय अपनी पत्नी के परिवार से प्राप्त करता है, और जो प्राप्त करता है वही दहेज कहलाता है। ठीक है, ये तो मैक्स रोबिन ने कहा है। आइए इसके बारे में समझते हैं कि इसका कारण क्या है। सबसे पहला दोस्तों कारण देखते हैं यहाँ पे, कारण क्या है। सबसे पहला कारण आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे, विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता में क्या लिखेंगे, हिंदू समाज में कन्या का विवाह करना अनिवार्य माना गया है, इसीलिए लोग इसकी अधिक मात्रा में लाभ उठाकर अधिक दहेज की मांग करने लगते हैं। तो विवाह का जो अनिवार्यता होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि विवाह की अनिवार्यता में दहेज के लोभी कैसे दहेज मांगते हैं। आगे देखिए, शिक्षा की महंगाई। शिक्षा की महंगाई तो जरूर है। वर्तमान समय में शिक्षा की महंगाई अत्यधिक बढ़ गई है और आने वाले दिनों में बढ़ेगी भी। इसमें समाज के लोग जो अपने लड़कों या फिर लड़कियों की उच्च शिक्षा देते हैं वो अधिक धन व्यय करना पड़ता है। यानी लड़कों को शिक्षा देते हैं तो उन्हें अधिक धन होता है, अधिक पैसे लगते हैं, अधिक धन व्यय करना पड़ता है, यानी खर्च करना पड़ता है। अतः इस खर्च किए गए धन को दहेज के रूप में पूरा करते हैं वो। देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ पे लिखी गई है कि दहेज के जो लोभी होते हैं अपने बेटों को पढ़ा देंगे, जब वो पढ़ लेंगे तो उस पर बोले लगेगी कि भैया हमारा बेटा जब पढ़ा है, इतना लाख रुपया लगा है पढ़वाई, और उतना लाख लगा है तो दहेज देना पड़ेगा। ये है शिक्षा की महंगाई। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा है, आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखिए, सामाजिक प्रथा। दहेज आजकल एक सामाजिक प्रथा बन गई है जिसमें दहेज लेना और दहेज देना समान रूप से चल रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, लोग यही सोचते हैं कि हम अपनी बिटिया को कितना दे दें। जब लोग देंगे तो लेंगे भी, आप नहीं दोगे तो हो सकता वो ना ले। देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अपनी बेटी को हम कितना दहेज दे दें। और जिनके पास होता है वो तो यही सोचते हैं ना, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या सोचेंगे, वो कहाँ से देंगे, वो तो नहीं दे पाएंगे ना। तो इसीलिए दहेज देना और दहेज लेना दोनों समान रूप से चल रहा है।
जो लोग दहेज देते समय अधिक कठिनाइयां झेलते हैं, वही लोग अवसर मिलने पर दहेज लेने में थोड़ी सी भी रियायत नहीं बरतते हैं, बल्कि दहेज लेकर अपनी क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। क्षतिपूर्ति का मतलब ये है कि जो लोग अपनी पढ़ाई में खर्चा किए हैं, अपने जो है जो साधन लेकर गए हैं, वहां पे गाड़ी वाड़ी जो भी लेकर गए हैं, उसकी भरपाई कहां से करते हैं? दहेज मांग कर करते हैं। कितने लालची इंसान होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीवन साथी चुनने की सीमित क्षेत्र, मैंने आपको बताया था जीवन साथी जो चुनते हैं लोग, उनका एक सीमित क्षेत्र होता है। सीमित क्षेत्र का मतलब क्या? लोग पास में ही शादी करना चाहते हैं, मतलब अपने ही जिला में करना चाहते हैं, उनका जो क्षेत्र होता है वो सीमित बन के रह जाता है। देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें, विवाह के लिए जातियां उपजातियां प्रतिबंध जुड़े होते हैं। लोग अपनी ही जाति में शादी करते हैं, तो ये भी एक सीमित क्षेत्र है, ठीक है। उपजातियां अपनी जाति में उपजाति में करते हैं, जैसे एक जाति होता है उसकी जाति की भी उपजातियां होती हैं, तो उसमें अपना करना चाहते हैं, जिससे लोगों को अपने जाति उपजाति में विवाह करना अनिवार्य होता है, जिसमें विवाह के क्षेत्र सीमित होता है और अपने योग्य वर प्राप्त करने के लिए दहेज की होड़ लग जाती है। मतलब कि जब लोग सीमित क्षेत्र में विवाह करेंगे तो सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लो कहीं पे 5 लोग हैं, ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है कि 5 लोगों में से ही आपको चुनना है, तो सवाल यह कि उन 5 में से कोई न कोई एक वर चुनना है, यहीं पे सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर मान लो आपके पास संख्या है और उस संख्या में कहा जाए कि इस भीड़ में से चुनना है, तो आप किसी भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप किसी को चुनेंगे तो वहां पे दहेज के लालची नहीं होंगे। लेकिन सीमित है तो वहां पे दहेज की होड़ लग जाएगी, लोग दहेज मांगेंगे जरूर। इसके बाद आता है आपका दहेज के लोभी। दहेज के लोभी में आप क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दहेज यानी धन संपत्ति के लोभी होते हैं, जिसके कारण विवाह के पहले या विवाह के बाद दहेज की मांग करते हैं, जिसके कारण कभी कभी विवाह बंधन रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दहेज के लालची होते हैं, दहेज के लोभी होते हैं। वो पहले में मांग लेंगे, भैया हमको 2 लाख रुपया चाहिए, पहले दे दो एडवांस में। जो क्या होता है, तिलक उलक होता है ना, उसमें तिलक में मांग लेते हैं कि भैया जो है हमें इतना लाख रुपया पहले दे दो, तो तिलक चढ़ाई जो है 1 लाख रुपया दे देंगे। फिर जब खिचड़ी खाने बैठेंगे शादी में ना, तो कहीं हमें अपाचे चाहिए, हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो इस प्रकार से दहेज की मांग करते हैं। तो दहेज के लोग भी ऐसे ही मांगते हैं और जिंदगी भर मांगते ही रहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। उच्च वर्ग में विवाह, देखिए अगर आप उच्च वर्ग में विवाह करते हैं तो कहीं न कहीं उच्च वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरी बिटिया को नौकरी मिले, मतलब बच्चे को नौकरी मिले, नौकरी वाला मिले, तो जो नौकरी वाला मिलेगा तो उसको नौकरी वाला मिलेगा तो भैया उसको जो है दहेज भी चाहिए। तो आप ऐसे वर्ग में शादी करिए जो समान रूप से आपके बराबर हो, ताकि जो है कोई दिक्कत परेशानी भविष्य में ना हो। अब दोस्तों इसके बाद जो है आप यहाँ पे फिर डायग्राम बनाएंगे कि दहेज प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपसे अलग भी पूछा जा सकता है कि दहेज प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या कुप्रभाव पड़ा। कुप्रभाव का मतलब गलत प्रभाव क्या पड़ा है। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, समझ लीजिए यही हेडिंग में। आत्महत्या लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। जब शादी हो जाती है तो उस बहू के साथ में इतना अत्याचार करते हैं ससुराल वाले, इतना अत्याचार करते हैं कि कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि उसको आत्महत्या करना पड़ता है। तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि दहेज की लालची हैं, दहेज के लोभी हैं वो इंसान जो कहीं कहीं बहू को परेशान करते हैं, फिर वो आत्महत्या को अपने करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे किसी को प्रताड़ना क्यों करना, ये दहेज का कारण ही है, दहेज का कुप्रभाव ही है जो लोग आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। आगे देखिए बेमेल विवाह। ये बेमेल विवाह क्या होता है, यहाँ पे देखिए बेमेल विवाह मतलब क्या। बेमेल का मतलब जिसका कोई मेल ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो एक कोई काला आदमी है, काला आदमी जो है नौकरी पा गया, अब उसका शादी किसी गोरी लड़की से होगा तो उसका कोई मेल है, कोई मेल नहीं भैया। अब वो काला आदमी जो है कहीं कहीं जो है ये कहेंगे नौकरी वाले हैं, तो उसका शादी उस काले आदमी से कर देंगे, ये सोचेंगे उस काले आदमी को क्या है, विवाह है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, उसका कोई मेले नहीं है। अरे लड़की से कोई मेले नहीं खा रहा भाई, कोई जोड़ी नहीं बन रही है, लेकिन नौकरी पा गया है वो लड़का, वो इंसान नौकरी पा गया है, तो विवाह होगा भैया। और विवाह होगा तो बेमेल होगा। क्या होगा? बेमेल होगा। और जब बेमेल होगा तो दहेज मांगेगा, और दहेज मांगेगा तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुप्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए पारिवारिक संघर्ष।
पारिवारिक संघर्ष कहीं नहीं होता कि नहीं होता है। जब लोग दहेज मांगते हैं तो दहेज शादी के बाद भी लोग प्रताड़ना करते हैं, लोग परेशान करते हैं कि अब शादी हो गई है, हमें जरूरत है, अपने ससुराल से अपने मायके से मांग के लेकर आओ, अपने मम्मी पापा से मांग के लेकर आओ। उस बहू को परेशान करते हैं, तो लोग पारिवारिक संघर्ष करते हैं। कितनी गरीबी से, कितने कहां कहां से लोग पैसा जुटा के लोग इकट्ठा करते हैं उस दहेज के लिए कि हमारी बेटिया को मिल जाए, कुछ कुछ दे दे। वो अपनी इच्छा से चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि जब लोग मांगते हैं ना, वो मांगते हैं, वो भिखमंगे लोग जो मांगते हैं ना, तब सवाल क्रिएट होती है कि पारिवारिक संघर्ष कितनी कठिन होती है। लोग समझते नहीं हैं, लोग यही सोचते हैं कि दहेज मांग लो, लेकिन ये नहीं समझते कि वो परिवार कितनी मेहनत से कमा कर कहां से जुटाया होगा, नहीं समझते हैं। अगर आप एक बॉय हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भविष्य में एक संपर्क अपने आप में एक प्रण ले लो कि भाई दहेज नहीं लेंगे। अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो दहेज मत लेना भाई, सिंपल सी बात ये है। आगे देखिए, अगर आप एक लड़की हैं तो आप ये भी जान लीजिए, अपने माता पिता को समझाएंगे कि दहेज नहीं देंगे और आप शिक्षित इंसान बनेंगे, आप पढ़ लिख के कुछ कामयाब बनेंगे और दहेज का विरोध करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बहुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है कि नहीं होता है? हमेशा दुर्व्यवहार होता है, मारते हैं, सास मारती है, पति मारता है, नंद मारती है, जेठ मारते हैं, अरे सब मारते हैं भाई, दुर्व्यवहार करते हैं उस बहू के साथ में। तो सिंपल सी बात है, ये कोई प्रभाव है कि नहीं है? बिल्कुल है, समाज पर एक गलत प्रभाव पड़ रहा है, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उस बहू के साथ में। आगे देखिए, स्त्रियों का विकास में बाधा। सिंपल सी बात यह है कि लोग जब शादी करके लेकर आते हैं, पहले यही कहते हैं हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अच्छा इंसान बनाएंगे, और फिर इसके बाद स्त्री के विकास में बाधा बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, अगर तुमको पढ़ना हो तो अपने घर से पैसा मांगो फिर जाके पढ़ो। ये समस्या होती है, तो स्त्रियों के विकास में बाधा बनते हैं। ये कौन? ये दहेज प्रथा वाले लोग ही लोग। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ उस बहू को इतना परेशान कर देते हैं लोग, इतना परेशान कर देते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाती है बेचारी। दिन भर से लेकर, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक वो काम करती है और वो उसको कोई समझता नहीं है। अगर उसको तबीयत खराब है तब भी वो काम करती है, लेकिन कोई उसके दर्द को समझने वाला नहीं है। उसका हस्बैंड भी नहीं समझता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं समझते ही नहीं है, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उससे अस्वस्थ कर देते हैं। और कहीं कि उसको जब इसी प्रकार से लोग कहते हैं दहेज मांग लाओ और अपने मम्मी पापा से पैसा मांग कर लेकर आओ, तो लोग इसी प्रकार से उसको प्रताड़ना करने रहते हैं, तो कहीं कहीं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो बीमार हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है। ये सब क्या है? ये सब बुराइयां हैं भाई, समाज की बुराइयां हैं। समझने की कोशिश करिए, यही सब चीज आप इसमें लिख सकते हैं। अभी देखिए लास्ट पॉइंट में इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है भैया कि स्त्री शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए। अगर स्त्री शिक्षा का बढ़ावा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा अगर स्त्री शिक्षित है तो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप इस समझ गए तो। आगे देखिए, मैं इसके बारे में पढ़ने, यहाँ पे जो लिखा गया है आप इसे आराम से समझ सकते हैं कि अगर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो कहीं न कहीं जो है उसमें कहीं न कहीं दहेज प्रथा को खत्म कर दिया जा सकता है। जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता। देखिए, अगर आप जैसे जीवन साथी आप चुनते हैं तो उसमें आपको आजादी होनी चाहिए। आपके पास लिमिट क्षेत्र नहीं होना चाहिए, असीमित क्षेत्र होना चाहिए कि अपने जिले से बाहर भी जाके लड़का लड़की देख सकते हैं, वहां पे अपनी मनपसंद शादी कर सकते हैं। मनपसंद का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे आजाद हो जाओ, आजादी का मतलब ये है कि आप जो है जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो है लड़का लड़की खुद अपने को पसंद करते हैं, फिर शादी करते हैं। तो आपका सिद्धांत होना चाहिए कि आप अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो है अपने हिसाब से चुनेंगे वर, लेकिन आप जो है कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा करके जो है अपने माँ बाप को बदनाम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जीवन साथी चुनने का जो आजादी आपको दी गई है वो इस प्रकार से दी गई कि आप जो है अच्छे तरीके से आप अपना वर चुने और अपने माता पिता का भी कहीं कहीं सुने। दोस्तों, दहेज प्रथा को खत्म जानते हैं कौन कर सकता है? ये प्रेम विवाह वाले, जो लोग प्रेम करते हैं और दूसरे से कसमें खाते हैं कि तुम्हारे बिना जी ना पाई। तो दोस्तों यही तो होता है प्रेम विवाह का मतलब। ये होता है कि भैया कमिटमेंट करते हैं कि अब जी ना पाई तुम्हारे बिना। तो सवाल ये होता है कि प्रेम विवाह जो है, ये लोग प्रेम विवाह करते हैं तो उसमें दहेज की मांग ही नहीं होती है। लोग खुशी खुशी करते, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना, इस प्रकार से। अंतर जातीय विवाह, अगर किसी भी जाति का दूसरे जाति से विवाह हो जाता है तो अपने मनपसंद का विवाह कर सकते हैं, तो उसमें जाति बंधन नहीं होगा ना। जब जाति बंधन खत्म हो जाएगा तो दहेज भी खत्म हो सकता है। देख लीजिए कितना बढ़िया बात कही गई है भैया। नारी आंदोलन, नारी आंदोलन के खिलाफ जो है यहाँ पे जो नारी आंदोलन होता है वहां पे समझना चाहिए कि यदि इतिहास में देखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि जब किसी समस्या के विरुद्ध नारी आंदोलन हुए हैं तो उसमें भी अधिक सफलता मिली है। अतः लड़कियों को दृढ़ प्रतिज्ञा होना होगा कि दहेज लोभी से कदापि विवाह नहीं करेंगे और
और ना ही किसी को करने देंगे। इस प्रकार नारी अपने शोषण को समाप्त करने और समाज में एक नया वातावरण बना सकती है। देखो कितना बढ़िया बात कहा, कितने अच्छे तरह से सेंटेंस मैंने लिखवाया है, आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नारी आंदोलन से संबंधित आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, भारत में महिला आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है, अथवा भारत में प्रमुख महिलाओं के आंदोलन की व्याख्या कीजिए, अथवा स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, अथवा नारी आंदोलन के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में जरूर आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आपको याद हुआ होगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।